दिन और बाकी है मैम। हाँ ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को संधि के बारे में कि संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने प्रकार होते हैं। मैंने ये भी बताया था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कहने का मतलब कि मूल रूप में परिवर्तन आ जाता है। बताया था मैंने विद्या प्लस आलय को जब मिलाते हैं तो विद्यालय हो जाता है। फिर मैंने बताया था कि संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यंग स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के बारे में मैंने ही तुम लोगों को पहले से ही बता दिया है और पिछले वीडियो में भी मैंने तुम लोगों को बताया था, वीडियो भी बनाया है इसका। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है कि पहले स्वर के अंत में, पहला जो शब्द देख रहा है तुम लोग, इसके अंत में अगर आ रहे और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए रहे तो ए और ए मिलके ए हो जाता है। ए और ए मिलके ए हो जाता है। जैसे देखो लोक का अंतिम शब्द है अ और एष्णा का अंतिम शब्द है ए। ठीक है। तो अ और ए मिलके हो गया है ए। इसीलिए ये क्या हो गया, लोक प्लस एष्णा इज इक्वल टू लोकैष्णा। ठीक है। लोक प्लस एष्णा इज इक्वल टू लोकैष्णा। इसी प्रकार से सदा प्लस ए, आ है, शब्द के अंत में आ है और ए है, आ और ए मिलके हो गया ए। सदा प्लस एब इज इक्वल टू सदैव। ठीक है। सदा को और एब को मिलाएं तो हो गया सदैव। एक और एक। इसी प्रकार से बन न, लास्ट में इसका क्या है अ और औ को मिलाएं तो हो गया औ। तो हो गया बन प्लस औषध इज इक्वल टू बनौषध। ठीक है। परम प्लस ओज इज इक्वल टू परमौज। ठीक है। यानी कि वृद्धि स्वर संधि का क्या परिभाषा हो सकता है कि जब पहले शब्द के अंत में आ या आ हो, आ दिख रहा है इसके अंत में और आ दिख रहा है। जब पहले शब्द के अंत में आ या आ हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में ये सब आरंभ होता है। दूसरे शब्द के आरंभ में ए या ए हो तो या तो ओ या औ हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है तथा औ हो जाता है। ठीक है। देख रहे हो, आ और ए मिलके ए हो जाता है, आ और ए मिलके ए हो जाता है। इसीलिए सदा और ए मिलके सदैव हो गया और बन प्लस औषध मिलके बनौषध हो गया। इस प्रकार से वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, अ और ए मिलके ए हो जाता है और अ और औ मिलके औ हो जाता है। ठीक है। ये हो गया वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। सबको समझ में आ गया वृद्धि स्वर संधि। जैसे हम एक का तुम लोगों को बोलेंगे कि एक का संधि विच्छेद करो, कैसे होगा, 1 + 1। इसमें अ और ए मिलकर हो गया ए, यानी कि एक। ठीक है। उसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे हम लोग यन स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे, यन स्वर संधि। यन स्वर संधि में क्या होता है कि पहले शब्द के अंत में ई और उ हो। पहले शब्द के अंत में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ या री हो। ई, उई, उ या री हो तो दूसरे शब्द के
कोई अन्य स्वर हो, कोई दूसरा स्वर हो, तो दोनों के मेल से य, व तथा र हो जाता है। य, व तथा र हो जाता है। जैसे देखो अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, तो पहले स्वर में क्या था, पहले शब्द के अंत में ई और दूसरे स्वर के अंत में प्रारंभ में अ, तो ई और अ दोनों को मिलाएं तो हो गया यह हो गया, यानी अति प्लस अधिक इज इक्वल टू अत्याधिक, अति प्लस अधिक इज इक्वल टू अत्याधिक। हाँ, इसी प्रकार से अति प्लस अंत, इसमें देखो छोटा ई है और अ है, ई और अ जब मिल जाता है तो क्या हो जाता है, या यानी कि हो गया अति प्लस अंत इज इक्वल टू अत्यंत, अति प्लस अंत इज इक्वल टू अत्यंत। इसके बाद देखो ऊ है, अनु में छोटा ऊ है, छोटा ऊ है और अ है, दोनों जब मिल गया तो बन गया व, दोनों को मिलने पर क्या बन गया व, तो हो गया तुम्हारा अनु प्लस अ इज इक्वल टू अन्वय, अनु प्लस व इज इक्वल टू अन्वय। इसी प्रकार देखो, हाँ इसी प्रकार देखो सु है, यहाँ पर सु यानी कि छोटा ऊ और ई, छोटा ऊ और ई यानी कि सु प्लस इच्छा को जब मिला दिए तब हो गया क्या स्वेच्छा, यानी कि वह है जो क्या हुआ, वह है जो चेंज होके वह बन गया। ठीक है, अब देखो कैसे यहाँ पर तुम्हारा र हो जाता है, वो भी देख लो एक एग्जाम्पल। ठीक है, मातृ प्लस आनंद, यहाँ पर री है और एक अन्य स्वर बना गया क्या आ, री और आ मिलकर क्या बन गया र, तब हो गया मात्रानंद, मातृ प्लस आनंद मिलके हो गया क्या मात्रानंद। उसके बाद पितृ प्लस आज्ञा मिलके हो गया क्या पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा मिलके हो गया क्या पित्राज्ञा। इस प्रकार से देख रहे हो कि तुम्हारा, हाँ इस प्रकार से देख रहे हो कि स्वर संधि का पांचों भेद हम लोग पढ़ लिए। पहला भेद दीर्घ स्वर संधि, दूसरा भेद गुण स्वर संधि, तीसरा भेद वृद्धि स्वर संधि, चौथा भेद यंग स्वर संधि और पांचवा भेद अयादि स्वर संधि। पांचों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या व्यंजन संधि के बारे में। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, अब हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि हमने समाप्त कर दिया। संधि के तीन भेद मैंने बताया था, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो अब व्यंजन संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो व्यंजन का पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। व्यंजन संधि की पहले हम परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। व्यंजन तो आप लोग जानते होंगे, इसका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता, जिसके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन का व्यंजन तथा स्वर से मेल होने पर, व्यंजन का व्यंजन तथा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, व्यंजन का व्यंजन से तथा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसके भी बहुत सारे रूल हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे सम प्लस कल, तो यहाँ पर म व्यंजन है और अ है जो क्या है स्वर है। तो व्यंजन और एक स्वर मिलता है तब हो जाता है संकल्प। सम प्लस कल संकल्प। उत प्लस नत्ति उन्नति, यहाँ पर त देख रहे हो, ये आधा त है क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। तो उत प्लस नत्ति इक्वल टू उन्नति। एक व्यंजन और एक स्वर दोनों मिलता है तो उन्नति व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, जगत प्लस इस जगदीश, वी प्लस छे विषेद। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ता का दा हो गया और यहाँ पे चा आ गया, छा से चा आ गया। तो इसके भी अलग अलग रूल हैं। हम इसके रूल के बारे में अब देखते हैं कि व्यंजन संधि के भी कुछ नियम होते हैं जो इस प्रकार हैं। तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना,
जब व्यंजन संधि के अंतर्गत हलो संधि करते हैं तो किसी भी वर्ग का पहला जो अक्षर होता है वो तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। क का ग हो जाता है, च से ज हो जाता है, त से ड हो जाता है, त से द हो जाता है और प से ब हो जाता है और प से ब हो जाता है। जैसे देखें, दिक जोड़ गज, दिक प्लस गज, यहाँ पे क दिख रहा है तो क का ग हो गया, क का तीसरा वर्ण ग हो गया तो दिक प्लस गज इज इक्वल टू दिग्गज। अच प्लस अंत, यहाँ च है, च वर्ण का तीसरा वर्ण यानी अच प्लस अंत इज इक्वल टू अजंत। खट प्लस आनन इज इक्वल टू सडानन, सट प्लस आनन इज इक्वल टू सडानन, यानी कि ट से क्या हो गया, ये ड हो गया, ट से ड, यानी कि पहला वर्ण है जो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क का ग हो जाता है, च का ज हो जाता है और ट का ड हो जाता है और त का द हो जाता है। इसी प्रकार से जगत प्लस ईश इज इक्वल टू जगदीश, उत प्लस योग इज इक्वल टू उद्योग, त का हो गया द, प्लस के उत प्लस योग इज इक्वल टू उद्योग। आगे देखते हैं और भी रूल है इनके। वर्ग का पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन, फिर जो वर्ग का पांचवा वर्ण यानी कि क है वो अंग में परिवर्तित हो जाता है, च है जो य में परिवर्तित हो जाता है, त है जो ण में परिवर्तित हो जाता है, त है जो न में परिवर्तित हो जाता है और प है जो म में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, बाप प्लस मैं, क है जो अंग में परिवर्तित हो गया तो मेल होने पर ये क्या हो गया, संधि होने पर वांग में, बाप प्लस मैं इज इक्वल टू बांग में। उसी प्रकार से खट इज इक्वल टू सट इज इक्वल टू मास, तो यहाँ पर समास, समास। इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो पहला वर्ण है जो पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गया। इसके और भी कई रूल हैं जो आप लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे। अब हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि क्या होता है। तो विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग स्वर संधि के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो अब हम विसर्ग स्वर संधि के 6 परिवर्तन को देखेंगे एक एक करके। पहला, विसर्ग का ओ हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि विसर्ग के बदले ओ बन जाता है, जैसे यशः प्लस गाम, यशः प्लस गाम इज इक्वल टू यशोगाम। तो देख रहे हैं विसर्ग के बदले यहाँ पर क्या हो गया, ओ हो गया। तो यशः प्लस गाम इज इक्वल टू यशोगाम। मनः प्लस रथ इज इक्वल टू मनोरथ, यानी कि जो विसर्ग है वो ओ बन गया। विसर्ग है जो मेल होने पर संधि होने के बाद ओ बन जाता है, तो मनः प्लस रथ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मनोरथ। दूसरा रूल देखते हैं, विसर्ग का र हो जाना। कहीं कहीं पर विसर्ग का र बन जाता है, जैसे नी प्लस भय, नी प्लस भय। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विसर्ग हटने के बाद संधि होने के बाद ये निर्भय बन जाता है, यानी कि विसर्ग का र हो जाता है, यानी नी प्लस भय इक्वल टू निर्भय। पुनः प्लस जन्म इक्वल टू पुनर्जन्म, यानी कि विसर्ग का र बन गया। विसर्ग का श भी हो जाता है, जैसे निह प्लस चल, निह प्लस चल इक्वल टू निश्चल। तो यहाँ पर विसर्ग का स हो जाता है। फिर निह प्लस च इक्वल टू निश्चय, यहाँ पर विसर्ग का स हो जाता है। अब विसर्ग का स हो जाना, जैसे निह प्लस संतान, तो यहाँ पे विसर्ग हटाकर निह संतान, यह क्या हो गया, निसंतान। फिर निह प्लस
तेज इज इक्वल टू निस्तेज, निह प्लस तेज इज इक्वल टू निस्तेज। उसके बाद देखो कहीं कहीं पर हम लोग ये भी देखते हैं कि विसर्ग लोप हो जाता है, विसर्ग है जो लोप हो जाता है, जैसे निह प्लस रोग निरोग, यहाँ पे विसर्ग क्या हो गया, गायब हो गया। निह प्लस रस इज इक्वल टू नीरस, इसमें भी विसर्ग क्या हो गया, गायब हो गया। इसके बाद कहीं कहीं पर देखते हैं कि विसर्ग बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता है, ज्यों का त्यों रह जाता है, जैसे अंतः प्लस करण अंतःकरण, अंतः प्लस पूर्व अंतःपुर। इस प्रकार से हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत 6 बातों को, 6 बिंदुओं को अच्छे से पकड़ के रखेंगे, याद करके रखेंगे, तो संधि में हम कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। इस प्रकार से आज हमारा ये संधि चैप्टर खत्म हुआ। अगर आप लोगों को संधि अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। धन्यवाद।